Good morning, class. Today our topic is performance of contract from Unit 3. प्रीवियस टॉपिक्स में होपफुली आप लोगों को सभी मेरे वीडियो लेक्चर से समझ आ गए होंगे. अगर आप में से किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी है वो मुझे कॉल कर सकता है. टुडे अवर टॉपिक इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. गाइज, एज वी ऑल नो दैट व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हम इस स्टेटमेंट को पढ़ के भी समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक लीगल ऑब्लिगेशन जो दो पार्टीज को बाइंड करती है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में, जो वो दोनों पार्टीज ने आपस में ही बाइंड की हैं. कहने का मतलब है कि जब तो पार्टीज किसी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करती हैं या किसी एग्रीमेंट में एंटर होने की कोशिश करती हैं और उसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करती हैं, तो वो दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ लीगल ऑब्लिगेशंस में बाइंड हो जाती हैं. अब ये लीगल ऑब्लिगेशंस क्या हैं? ये लीगल ऑब्लिगेशंस कुछ नहीं है. ये लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है? उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, उस कॉन्ट्रैक्ट को निभाना, उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करना, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना और अपनी परफॉर्मेंस को फुलफिल करके उस कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाना. अब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला टॉपिक ही बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था. तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? जब दो पार्टीज आपस में जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई हैं, जब वो अपनी अपनी परफॉर्मेंसेस को परफॉर्म कर देती हैं और अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर देती हैं, तो उन लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो दोनों अब किसी भी ऑब्लिगेशंस के लिए एक दूसरे के लिए बाइंड नहीं है. तो बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई हैं और जब वो दोनों अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करती हैं, उस ड्यूटीज को परफॉर्म करती हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना. जो ऑब्लिगेशन उन लोगों ने अपने ऊपर ली थी, उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल किया, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया. अब इस परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्ट हैं. एक तो है बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक है बाय ऑफर ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बाय ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस. व्हाट इज टेंडर? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें आप एक पॉइंट देखेंगे, एक स्टेटमेंट देखेंगे, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस. टेंडर का जर्नल मीनिंग क्या होता है गाइस? टेंडर का जर्नल मीनिंग होता है किसी चीज़ के लिए ऑफर करना. अब हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी ऑफर है, इसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब ये क्या है? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस. मतलब ऑफर करना परफॉर्मेंस के लिए. ऑफर क्यों करेंगे हम परफॉर्मेंस के लिए, जबकि हमें पता है कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशंस बनाई गई हैं, वो लीगल ऑब्लिगेशंस दोनों पार्टीज को फुलफिल करनी है. तो वो लीगल ऑब्लिगेशंस जब बनाई गई हैं तो अब हमें परफॉर्मेंस के लिए ऑफर क्यों करना है? क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, ये दो पार्टीज हैं. ये दोनों पार्टीज जो हैं ये एंटर होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें ए जो है वो बी को बोलता है कि मैं 1 मार्च को तुम्हें 100 बेल्स ऑफ कॉटन जो है वो सप्लाई करूंगा या कोई भी आर्टिकल सप्लाई करूंगा. 1 मार्च इज अ डिफाइंड डेट. अगर उसने टाइम स्पेसिफाई किया होता तो वो टाइम भी उसी टाइम पे उन चीज़ों को डिलीवर करता. अब जब 1 मार्च आता है और ए जो है वो बाय कैरियर्स 100 बेल्स ऑफ कॉटन बी के वेयर हाउस में भेजता है और बी उसको एक्सेप्ट करने से मना करता है. एक तरीके से ए ने क्या किया? ए ने अपनी परफॉर्मेंस को बी को ऑफर किया और बी ने उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से मना किया. अब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आ रही है यहाँ पे भी. मतलब ए ने अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म किया और उसने जर्नली एक ऑफर दिया बी को कि लो भाई, मैंने जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो मैंने परफॉर्म कर दी है, अब ये परफॉर्मेंस आप एक्सेप्ट कर लो. और बी ने 1 मार्च को जो डेट स्पेसिफाइड है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया. तो अब क्या होगा? क्या ए दोबारा से अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करेगा? क्या ए अभी भी ऑब्लाइज्ड है उस चीज़ के लिए? क्या ए को अभी भी जब बी कहेगा तो उसको परफॉर्मेंस करनी है? हम जानते हैं
कि प्रोमिसर की डिज़ायर पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। और जब कोई एक व्यक्ति, कोई एक पार्टी एक स्पेसिफाइड डे पे, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में स्पेसिफाइड डे लिखा गया है, स्पेसिफाइड टाइम लिखा गया है, उस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करता है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करने से मना करती है, हम जानते हैं इट इज़ जनरली कॉल्ड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट हियर वी आर not study the concept of breach of contract. We are getting what is tender of performance. Tender of performance means जब कोई एक पार्टी अपने परफॉर्मेंस को ऑफर करती है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करने से मना करती है। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि ए अब बी के साथ बाइंड नहीं रहा और कल को अगर ए अगेन अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं करता तो बी उसको नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू नहीं कर सकता, ना ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू कर सकता है। क्योंकि एक्चुअल में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर एक तरीके से देखा जाए तो कौन कर रहा है? बी कर रहा है। ए ने अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म किया, स्पेसिफाइड डे पे किया, अगर रीजनेबल टाइम दिया गया होता तो उस पे किया जाता, कोई स्पेसिफाइड डे दिया गया होता तो उस दिन किया जाता। और ए ने एक तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म भी किया है बट बी ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे ए नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कभी भी लाइबिलिटी में नहीं आ सकता और ए टोटली डिस्चार्ज हो चुका है अब कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि ए ने अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर दिया। अब वो बी की हेडेक है कि उसने उसको एक्सेप्ट किया या नहीं किया। समझ आ रही है? अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। जब कोई भी पार्टी अपनी परफॉर्मेंस को ऑफर कर रही है और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, वो उस पे है। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है तो जिस पार्टी ने उस परफॉर्मेंस को ऑफर किया है वो अपनी परफॉर्मेंस को डिस्चार्ज कर देता है और दूसरी पार्टी कभी भी उसको नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल या सू नहीं कर सकती। अब गाइस हम देखते हैं कि जब हमने स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो हमने कहा था कि देयर आर टू पार्टीज, बट मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्टीज दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, है ना। तो अगर हम कहते हैं देयर इज अ वन प्रोमिसर एंड वन प्रोमिसी, तो देयर कैन बी टू और मोर प्रोमिसर्स एंड टू और मोर प्रोमिसीज। अब देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ जॉइंट प्रोमिसर इन योर टॉपिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है जॉइंट प्रोमिसर्स। जॉइंट प्रोमिसर्स क्या मतलब होता है? जहां पे एक से ज्यादा प्रोमिसर जो है वो जॉइंटली प्रोमिसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। जहां एक से ज्यादा प्रोमिसर जॉइंटली किसके साथ एंटर होते हैं? प्रोमिसी के साथ एंटर होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी एंड डी। कितने पर्सन्स हैं? 4 पर्सन्स हैं। ए, बी, सी एंड डी, दे ऑल और प्रोमिसर्स। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? वो बी के ए, बी, सी एंड डी ये तीनों जो हैं वो ई के पास जाते हैं और उससे 50,000 रुपया जो है वो लोन लेते हैं। ए, बी, सी एंड डी जो हैं वो ई के पास जाते हैं और उससे 50,000 रुपया लोन लेते हैं। नाउ दे आर जॉइंट प्रोमिसर्स एंड ई इज अ प्रोमिसी, राइट। अब ए, बी, सी, डी जिन्होंने 50,000 रुपया ई से लिया है, अब वो लोग इकट्ठे ही उस 50,000 को ई को पे करेंगे, इसलिए उनको जॉइंट प्रोमिसर्स कहा जाता है। जॉइंट प्रोमिसर का मतलब है जब एक से ज्यादा पर्सन जो हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ए और बी भी हो सकते हैं, ए, बी, सी भी हो सकते हैं, ए, बी, सी, डी भी हो सकते हैं। मतलब जितने इकट्ठे होकर जब दूसरे पर्सन के साथ कोई प्रॉमिस करते हैं या उससे लोन लेते हैं तो वो सारे के सारे जॉइंटली सारे प्रॉफिट्स के लिए, सारे शेयर्स लॉसेस के लिए इक्वली लायबल होते हैं। अब ये जॉइंट जो प्रोमिसर्स होते हैं इनका फंडा इसमें क्यों आया? अब कहते हैं कि कई बार हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट is an agreement between two parties, मतलब when there is a one promiser and there is a one promisee, but in certain cases there are more than one promiser or more than one promisee, तो उसमें क्या होगा? कंसेप्ट सेम ही रहेगा। सपोज ए, बी, सी, डी जिन्होंने ई से 50,000 रुपया लिया, कल को उनको ई को पैसे देने हैं और ई को पैसे चाहिए। अब ई जो है वो इन चारों को
भी बोल सकता है कि मुझे मेरे पैसे दो, या इनमें से किसी एक को भी बोल सकता है कि मुझे मेरे पैसे दो। से फॉर एग्जाम्पल ई ने बी को बोला कि मुझे मेरा लोन विद इंटरेस्ट वापस चाहिए, राइट। अब जो बी है, क्या वो सोलली लायबल होगा उसको पे करने के लिए, या ए बी सी डी जो है वो चारों के चारों लायबल होंगे? सपोज अगर बी जो है वो ही खाली पे करता है ई को, तो क्या बी ही खाली 50,000 रुपया देगा ई को, बाकी सारे फ्री हो जाएंगे? नहीं, वो सारे बी के साथ मिल के 50,000 रुपया जो है वो ई को देंगे। और से फॉर एग्जाम्पल अगर बी ने ही खाली 50,000 रुपया ई को दिया है, बाद में बी जो है वो ई की जगह पे आ जाता है और वो ए सी और डी से वो पैसे भी वापस लेता है जितना उनका शेयर बनता है। से फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी थे, 4 लोग थे, इन चारों ने ई से 50,000 रुपया लिया। अब ये चारों के चारों जो हैं वो लायबल हैं ई को पैसा देने के लिए। अब ई जो है उसको एक प्रिविलेज होता है कि वो इनमें से किसी एक को भी पैसा देने के लिए बोल सकता है और इन बाकी सभी इकट्ठे सबको भी पैसा देने के लिए बोल सकता है। से फॉर एग्जाम्पल ई ने जो बी को बोला कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब जब बी को ये चीज बोली गई तो क्या बी ही लायबल है इस 50,000 को देने के लिए, या ए डी भी लायबल है, ए सी डी भी लायबल है उसको पैसा देने के लिए? तो अगर ई ने बी को बोला है कि मुझे 50,000 रुपया दो, बी इन लोगों से भी शेयर लेके ई को दे सकता है, या बी अकेला भी इसको 50,000 रुपया दे सकता है। अब जब बी ई को 50,000 रुपया देता है तो ई का काम खत्म, ई साइड पे हो गया क्योंकि उसको 50,000 मिल गए। अब बी ने ई सी और डी के बिहाफ पे जो पैसे दिए थे, अब बी को वो भी वापस चाहिए, क्योंकि जॉइंट प्रोमिसर्स का क्या मतलब होता है? जो जॉइंटली लायबल होते हैं। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। स्टेप इनटू द शूज ऑफ अदर्स। अब बी जो है वो ई की जगह आ जाएगा, क्योंकि जैसे पहले ई ने ए सी डी से पैसे लेने थे, अब बी ने ए सी डी से पैसे लेने हैं, राइट। क्योंकि बी ने ए सी डी की जगह पे क्या किया है? पैसा दिया है। किसको दिया है? ई को दिया है। अब उसने दान पात्र तो खोला नहीं है, तो अब बी जो है वो किस पोजीशन पे आ गया? ई की पोजीशन पे आ गया। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन पावर। अब वो पर्सन बी जो है वो ए सी और डी को बोलेगा कि मुझे मेरे पैसे वापस करो। दिस इज कॉल्ड जॉइंट प्रोमिसर रूल। अब ये जो जॉइंट प्रोमिसर्स होते हैं ये लोग इकट्ठे लायबल होते हैं। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ डेवोल्यूशन, राइट। ये लोग इकट्ठे डिवॉल्व करते हैं और इकट्ठा पैसा लेते हैं, या कोई भी चीज जिसके लिए उन्होंने प्रॉमिस या ऑफर किया होता है उसको इकट्ठे पेएबल करते हैं। कोई भी एक पर्सन जो है वो अपने आप को स्किप नहीं कर सकता अपनी लाइबिलिटी से, उसको इक्वली सारे लॉसेस जो हैं या इक्वली प्रॉफिट जो हैं वो शेयर करने पड़ते हैं। जैसे पार्टनरशिप का रूल होता है, जब 4 पार्टनर्स जो हैं वो एक फर्म क्रिएट करते हैं तो ये चारों के चारों लॉसेस के लिए भी इकट्ठे लायबल होते हैं, ये चारों के चारों प्रॉफिट्स के लिए लायबल होते हैं। इस तरीके से अगर जॉइंट प्रोमिसर्स हैं तो ये चारों के चारों जो हैं उस प्रॉमिस को पूरे तरीके से पे करेंगे, उसको परफॉर्म करेंगे। कोई एक भी अपनी लायबिलिटी को स्किप नहीं कर सकता, राइट। से फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी ये 3 पर्सन थे, इन्होंने ए बी सी दे आर 3 पर्सन्स, इन्होंने डी से 10,000 रुपया लिया। ए बी सी ने 3 लोगों ने डी से 10,000 रुपीज उधार लिया, लोन लिया। अब ए बी और सी तीनों के तीनों डी के लिए लायबिलिटी में आते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों ने इकट्ठे होकर डी से पैसा लिया है। अब डी कल को ए बी सी तीनों को बोल सकता है पैसा वापस करने के लिए, या खाली ए को बोल सकता है, या खाली बी को बोल सकता है, या खाली सी को बोल सकता है, राइट। सपोज जो डी है उसने ए को बोला कि मेरा पैसा वापस कर दो, और ए ने बी सी को बोला भाई लाओ अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन, हमने डी का पैसा वापस करना है। तो वो तीनों जो हैं वो 2 जो हैं बी और सी वो मना नहीं कर सकते ए को कि हम नहीं देंगे, उनको देना पड़ेगा। अब सपोज खाली ए जो है वो खुद ही सारा पैसा डी को दे देता है 10,000 रुपया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ए इनसे वो कंट्रीब्यूशन नहीं लेगा। ए कल को किसकी जगह आ जाएगा? डी की जगह आ जाएगा, और बी और सी को बोलेगा कि मुझे वो पैसा वापस करो जो मैंने डी को दिया है,
समझ आ गई। अब सपोज कर लो कि डी जो है वो ए को बोलता है यार तू मुझे पैसा नहीं देना, तू रहने दे, मैं पैसा जो है वो बी और सी से लूंगा, तेरे को मैं रिलीज करता हूं अपनी लाइबिलिटी से। ए, बी और सी इन तीनों ने जो पैसा लिया था डी से, डी उसमें अपनी एक पावर यूज करता है और ए को बोलता है कि तू रहने दे, तू मत मुझे पैसा देना, मैं बी और सी से ही पैसा लूंगा, तो मैं तेरे को तेरी लाइबिलिटी से स्किप करता हूं। इसका क्या मतलब है कि जो ए है, अगर उसको डी ने रिलीज कर दिया लाइबिलिटी से, तो क्या बी और सी के लिए भी वो रिलीज हो गया? नहीं। अगर ए को डी ने लाइबिलिटी से रिलीज कर दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बी और सी से भी रिलीज हो जाएगा। वो बी और सी के साथ इक्वली कंट्रीब्यूशन करके डी को उसका पैसा वापस करेगा। दिस इज कॉल्ड जॉइंट प्रोमिसर रूलिंग, राइट। अब हमने क्या पढ़ा? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ा, जॉइंट प्रोमिसर्स पढ़ा। अब इसमें एक कंसेप्ट है कि जो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं या कोई भी पार्टी कल को अगर उनकी डेथ अक्कर हो जाती है तो फिर उनकी कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करेगा? चाहे वो कंसेप्ट पार्टीज का हो, चाहे वो कंसेप्ट जॉइंट प्रोमिसर्स का हो। अगर उनमें से किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके भी सर्वाइविंग पार्टनर्स के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स पे बेस्ड है, मतलब जैसे जो गाना है वो खाली ए ही गा सकता है, पेंटिंग जो है वो खाली बी ही कर सकता है, या कोई भी पर्सनल स्किल पे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो उसका बेटा नहीं कर सकता, या उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकता, एजेंट नहीं कर सकता, वो खाली वही व्यक्ति करता था, तो वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आप लोग इसको डिटेल में पढ़िए। आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन आती है, आप लोग मेरे को कॉल करिए और मेरे से कभी भी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।